गुड मॉर्निंग। एक्सेल टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने टैब तक देखा था। इस वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे, टैब के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। तो टैब को जानने से पहले कुछ चीज़ जान ली ज़रूरी हैं, क्योंकि जो टैब में यूज होने वाली हैं। तो जैसे आप लोग हमने बताया था कि इंडक्शन मोटर जब तक पढ़ेंगे तब तक हम किसकी कंपेरिजन करेंगे, ट्रांसफार्मर कंपेरिजन करेंगे। ट्रांसफार्मर में आप लोग जानते थे E1, E2, N1, N2 ये सब होते थे। I1, I2 ये सब जो थे वो प्राइमरी वाइंडिंग में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ था, नंबर ऑफ टर्न था, ये उसमें बहने वाली धारा थी। ये सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ था, ये सेकेंडरी टर्न था, ये सेकेंडरी में फ्लो होने वाली करंट थी। तो वैसे ही हमारा इंडक्शन मोटर में भी होता है। ठीक है, अगर इंडक्शन मोटर की बात करें, E1 क्या होता है इंडक्शन मोटर में, तो आप लोग लिखिएगा स्टेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे स्टेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज। उसके बाद हमारा क्या आएगा, E2 आएगा। ये क्या होगा, रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज। उसके बाद हम मान लो N1 लिखें तो N1 क्या होगा, N1 होगा स्टेटर में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न। N2 क्या होगा, N2 जो होगा हमारा वो रोटर में नंबर ऑफ टर्न होगा। तो अगर हमसे इसे इसमें भी ट्रांसफार्मेशन रेशियो पूछा जाता था, वैसे अगर इसमें इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मेशन रेशियो पूछा जाए तो वही फार्मूला होगा E2/E1 इक्वल टू N2/N1। इसका फार्मूला होगा ये ट्रांसफार्मेशन रेशियो, किसके लिए, इंडक्शन मोटर के लिए चाहे ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ से ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं टार्क की। क्योंकि इंडक्शन मोटर में टार्क लगता है जबकि ट्रांसफार्मर में टार्क का कोई महत्व नहीं है। तो अब टार्क का कंपेरिजन हम किस जगह से करेंगे भाई, जिसमें टार्क लगता हो। तो टार्क किस में लगता है, मोटर में लगता है। तो अब इंडक्शन मोटर में लगने वाला जो टार्क है उसका कंपेरिजन हम किससे करेंगे, डीसी मोटर से। कैसे, किससे करेंगे, डीसी मोटर से, याद रखना। तो डीसी मोटर में हमने टार्क का फार्मूला पढ़ा था। तो टार्क के फार्मूले में मैंने क्या पढ़ा था कि टार्क किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो डीसी का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, जो टार्क होता है वो हमारा आर्मेचर करंट और फाई के प्रोपोर्शनल होता है, याद होगा। तो वैसे ही अब आते हैं इंडक्शन मोटर में, देखते हैं इंडक्शन मोटर में हमारा जो टार्क होता है वो किससे किससे प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इंडक्शन मोटर में जो टार्क होता है हमारा, वो रोटर करंट और स्टेटर फ्लक्स तथा पावर फैक्टर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इंडक्शन मोटर में जो टार्क होगा तो ये आर्मेचर में बहने वाली करंट है, तो इसमें आर्मेचर के स्थान पे क्या हो जाता है, इंडक्शन मोटर में रोटर हो जाता है, और रोटर सेकेंडरी हो जाता है ट्रांसफार्मर के अनुसार से। तो यहाँ पे हो जाएगा I2 और फ्लक्स फाई हो गया यहाँ से। ठीक है, और जो पावर फैक्टर लिया जाएगा वो पावर फैक्टर किसका होगा, पावर फैक्टर किसके द्वारा इम्प्रूव या डिक्रीज होता रहता है, वो रोटर के द्वारा होता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos फाई 2। तो ये हमारा आएगा इंडक्शन मोटर में टार्क का फार्मूला, जो टार्क का रिलेशन होगा कि टार्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे और स्टार्टिंग टार्क, रनिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का फार्मूला निकालेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारा यहाँ से निकल आया T/I2 अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो हमारा इक्वल टू लगेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा K। तो K/I2 ये हो गया टार्क का फार्मूला। अब यहाँ से एक चीज़ और जानते हैं हम कि जो हमारा फ्लक्स होगा फाई, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फ्लक्स होगा फाई ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये मेन बात है कि हमारा जो फ्लक्स फाई होगा, क्योंकि टार्क किस पे लग रहा है, पहले ये समझिए, टार्क किस पे लग रहा है, स्टेटर पे लग रहा है टार्क कि रोटर पे लग रहा है टार्क। तो टार्क लग किस पे रहा है, टार्क हमारा लग रहा है रोटर पे।
अगर टार्क रोटर पे लग रहा है तो ये जो फ्लक्स होगा इसके लिए कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, रोटर का। तो रोटर पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, E2 है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो यहाँ से हम लिख लेंगे E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो गया यहाँ से। तो अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो T इक्वल टू के E2 I2 कास फाई 2। तो ये हमारा आ गया टार्क का एक जनरल फार्मूला। अब इसके द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे सभी टार्क के बारे में। तो अब आते हैं हम अपने पहले टार्क के बारे में, जो हमने बताया था। सबसे पहले हमको कौन सा टार्क पढ़ना है, स्टार्टिंग टार्क। जो सबसे पहले मोटर को चलने के लिए लगने वाला टार्क होता है उसे कहते हैं स्टार्टिंग टार्क। अब देखते हैं स्टार्टिंग टार्क कैसे फार्मूला डिराइव किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, ये है ट्रायंगल। तो हमने तुम लोगों को पहले बता दिया है कि स्टार्टिंग टार्क, बात आएगी टार्क की तो टार्क किस पे लगता है, फिर से एक बार, तो टार्क लगता है रोटर पे। तो जो भी चीज़ें बात होंगी वो किसकी होंगी, रोटर की। तो रोटर हमारा ट्रांसफार्मर के हिसाब से कौन सी वाइंडिंग हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E2 होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग का अगर हमको रिएक्टेंस मानना हो तो X2 मानेंगे। तो ये सब सेकेंडरी वाइंडिंग अब यहाँ पे नहीं कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर में E2 को क्या लिखा जाएगा हमारा यहाँ पे, E2 को लिखा जाएगा यहाँ पे रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज। R2 क्या हो जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। और यहाँ से X2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोटर रिएक्टेंस पर फेज। यहाँ से ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता हैं तो हम जानते हैं जो हम ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे रिएक्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कंपोनेंट होता है अलजेब्रिक सम, वो क्या आता है, इम्पीडेंस आता है। अब एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे X2 के साथ यस जोड़ दिए हैं। तो X2 के साथ यस जोड़ने का हमारा एक ही मतलब होता है कि स्लिप, क्योंकि जाहिर सी बात है घूमने के लिए कोई भी चीज़ अगर स्थिर अवस्था में है तो उसे अगर आगे बढ़ाना है तो जिस अवस्था में स्थिर है तो पहले स्थिर एकदम, आगे बढ़ाने के उस स्लिप के मान को हटाना होगा। अगर वो स्लिप का मान हट गया तभी तो क्या होगा, मूव करेगा। इसीलिए मैंने स्लिप रखा है। तो यहाँ से स्लिप रखो या ना रखो बराबर है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा क्या होता है, यस का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको तो आप लोग जानते ही हैं। हमने बताया था कि अगर मान लो मोटर स्टार्टिंग कंडीशन की बात कर रहा है, स्लिप का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 1 हो जाएगा तो इसको आप लोग डायरेक्टली फिर से क्या लिख सकते हैं, सिर्फ X2 लिख सकते हैं। यस X2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रनिंग कंडीशन में यस X2 लिखना बहुत ज़रूरी होगा। स्टार्टिंग कंडीशन में आप लिखो या ना लिखो, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम Z2, मतलब क्या हो गया, Z2 का मतलब क्या हो गया, रोटर इम्पीडेंस पर फेज। तो Z2 क्या हो जाएगा यहाँ से, √R² और प्लस X2²। यह क्या हो गया हमारा यहाँ से इम्पीडेंस हो गया। आगे चलते हैं हम, कितना आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में I2 के बटे में कर देंगे, तो मतलब मान तो वही आएगा भैया, I2 बटा Z2 कर दिए बराबर I2 बटा √R² प्लस X2²। कोई अंतर तो होगा नहीं, क्योंकि ये इससे कट जाएगा फिर तिरछा गुणा हो जाएगा, आएगा वही, कोई भी वैल्यू चेंज हुई नहीं हुई। तो यहाँ से हम जानते हैं E बराबर क्या लिख सकते हैं, या B बराबर IR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से E बराबर क्या होता है, E बराबर या V बराबर IR होता है यहाँ से। तो अगर यहाँ से हम E2 लिख दें तो I2 हो जाएगा और R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R तो है नहीं, यहाँ पे R का स्थान पे क्या लिया जाएगा, Z लिया जाएगा।
क्योंकि दोनों एक साथ हैं तो यहाँ पे Z2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2 स्क्वायर बराबर, इसको यहाँ कर देंगे तो I2 Z2 अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर हमने E2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से I2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब आगे चलते हैं हम, हमारा यहाँ से किसका मान निकल गया, I2 का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, कास फाई 2। तो कास फाई बराबर क्या होता है, R बटा जेड, तो R2 बटा Z2 हो जाएगा यहाँ से। तो R2 बटा Z2 का मान क्या हो जाएगा, अभी मैंने निकाला था R स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान हो गया कास फाई 2 का। तो अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया था टैब का एक जनरल फार्मूला मैंने आपको निकलवा के बताया था, T इक्वल टू क्या होगा, K1 लिख सकते हो और I2 और E2 कास फाई 2, ये मैंने जनरल फार्मूला बताया था टैब का इंडक्शन मोटर के लिए निकाल के। तो इस पे मान अब हम I2 का मान और कास फाई 2 का मान रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा T इक्वल टू K1, I2 का मान कितना है यहाँ से देख लो, तो I2 का मान है E2 बटा अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू E2 इंटू कास फाई 2 का मान कितना है यहाँ से देख लो, तो R2 बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा देख लीजिए, तो K1 इसका इसका इसमें गुणा हो जाएगा E2 स्क्वायर R2 अपान यहाँ से क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, मतलब R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। यहाँ पे जहाँ जहाँ R लिखा है आप लोग प्लीज़ उसको R2 कर लीजिएगा, हर जगह R2 है, ये हमने R लिख दिया है तो R2 होगा। ये किसका फार्मूला आ गया, हमारा टैब का फार्मूला आ गया। किस कंडीशन में, स्टार्टिंग कंडीशन में टैब का फार्मूला आ गया। अब हमको ये तो पहला फार्मूला हमारा फिक्स होगा किसके लिए, स्टार्टिंग टैब के लिए। स्टार्टिंग टैब फार्मूला आप लोग फिर से एक बार याद कर लीजिए, K1 E2 स्क्वायर R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग में टैब कितना मिलेगा, स्टार्टिंग में हमारा मैक्सिमम टैब कितना मिलेगा, स्टार्टिंग कंडीशन पे मैक्सिमम टैब कितना मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं भैया मैक्सिमम टैब ज्ञात करना है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम टैब के लिए। तो हम लोग भैया अगर मैक्सिमम टैब ज्ञात करना है स्टार्टिंग कंडीशन में, तो हम लोग क्या जानते हैं क्या करना होता है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए जो हमारा टॉर्क है इसका आकलन करना पड़ेगा। तो इसका आकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्टार्टिंग टॉर्क बटा डी R2 इक्वल टू, यहाँ से R2 के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे अब हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा K1 E2 स्क्वायर बाहर हो जाएगा क्योंकि इससे कोई मतलब तो है नहीं। अब यहाँ से बचेगा R2 बटा इतना। तो अंश और हर का अगर आपको अवकलन आता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या होगा, अंश और हर का अवकलन कैसे करेंगे हम लोग, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा अंश इंटू हर का अवकलन। यहाँ से हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस, अब अंश लिखना होगा अंश R2 इंटू हर का अवकलन, ये तो शून्य हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2R2 और पूरे का बटे लगाएंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है इसका होल स्क्वायर, इतना स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से हमारा। अब हम क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा शून्य, क्या हो जाएगा इसका मान शून्य हो जाएगा। इसका मान शून्य होगा भैया तो ये भी उधर कर देंगे शून्य हो जाएगा, ये भी तिरछा जाकर शून्य हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ऊपर वाला मान बचेगा हमारा। तो क्या बचेगा यहाँ से देखते हैं हम लोग R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर
माइनस 2R2 स्क्वायर बराबर 0 बचेगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो अगर पूरा हल करेंगे तो R2 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर आएगा। अगर इसको और हल कर लेंगे हम तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में अगर हमको मैक्सिमम टार्क चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो रोटर रेजिस्टेंस जो है रोटर रिएक्टेंस के पर फेज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस मान को उठा के ले जाकर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो उस समय हमारा स्टार्टिंग कंडीशन में मैक्सिमम टार्क प्राप्त होगा। तो उसमें हम इस चीज़ को उठा कर हम ले जाकर उसमें रखते हैं। तो यहाँ से जो चीज़ हमें प्राप्त होगा तो टी मैक्सिमम प्राप्त होगा। टी मैक्सिमम हमारा क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो यहाँ से K1 है, K1 लिख लेते हैं, E2 स्क्वायर है, कोई मतलब नहीं है इसका। R2 का स्थान पे हम लिख देते हैं x2, या R2 का स्थान पे यहाँ पे R2 ही बने दो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा निशान लगा है, नहीं तो इसको भी x समझ लेंगे आप लोग। तो अब नीचे हो जाएगा R2 स्क्वायर, यहाँ पे 2R2 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो R2 बराबर x2 है यहाँ से, ये R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2R2 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से K1 A2 स्क्वायर अपान 2R2 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे टी मैक्सिमम बराबर, या यहाँ के लिए भी लिख लेते हैं K1 A2 स्क्वायर अपान 2R2। ये क्या होगा, मैक्सिमम टार्क का फार्मूला हो गया हमारा। तो अब ये जो हमारा मैक्सिमम टार्क आया है, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो हमारा मैक्सिमम टार्क आया है वो किसके लिए मैक्सिमम टार्क है, वो स्टार्टिंग कंडीशन पे मैक्सिमम टार्क है हमारा। तो स्टार्टिंग कंडीशन पे स्टार्टिंग टार्क के लिए मैक्सिमम टार्क है। स्टार्टिंग टार्क के लिए मैक्सिमम टार्क फार्मूला क्या आया, K1 A2 स्क्वायर अपान 2R2। यहाँ से एक चीज़ और जान लो, हमारा जो ये वोल्टेज होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो फाई के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये फाई के। और ये फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमारा वोल्टेज के, सप्लाई वोल्टेज वी के। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर। यहाँ से हमारा टी स्टार्टिंग मैक्स का फार्मूला क्या बन सकता है, के वी स्क्वायर अपान 2R2 बन सकता है। यहाँ पे आते हैं एक चीज़ और, यहाँ पे भी देख लेते हैं, E2 है तो यहाँ पे क्या करते हैं V2 कर सकते हैं। तो टी स्टार्टिंग टार्क बराबर क्या हो जाएगा, K1 वी स्क्वायर R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ से हमारा ये भी फार्मूला बन सकता है। तो अब यहाँ से अगर हमसे एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो आप लोग देख लीजिए क्या पूछता है कि स्टार्टिंग टार्क जो होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टार्टिंग टार्क जो होगा वो वोल्टेज के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टार्टिंग टार्क किसके वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टार्टिंग टार्क वोल्टेज के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो आएगा रनिंग टार्क। अब देखते हैं हम लोग, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग टार्क। क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग टार्क। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, रनिंग टार्क पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है जान लीजिए, डेरिवेशन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। बस ध्यान से आप लोग से समझिएगा कि स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क में अंतर क्या होता है। तो स्टार्टिंग टार्क में स्लिप क्या होती थी, 1 होती थी। रनिंग टार्क में स्लिप 1 नहीं होगी, हमें स्लिप पता ही नहीं होगा कितना होगा, तो हम स्लिप को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे केवल x2 लेते थे तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यस x2 लेंगे, पहली कंडीशन। आगे समझिएगा और क्या होता है अंतर। स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा मोटर जो होता था वो स्थिर रहता था। तो स्थिर कंडीशन के लिए हमारा जो E2 था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया था, फाई के हो गया था।
लेकिन रनिंग कंडीशन में हमारा जो रोटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा इंड्यूस्ड होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा फाई के। अब E2 अलग होगा, फाई अलग होगा। दो चीज़ें अगर आप ये दो बात समझ गए तो आपको रनिंग टॉर्क निकालने